morning to all my physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो हमारी यूनिट नंबर 3 थी उसका फर्स्ट जो पार्ट था वो हम कर चुके थे। आज हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 जिसमें हमें क्या करना है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म जो है मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें उस पार्टिकल की मोशन क्या होगी वो बताना है। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो हमारा पार्टिकल होता है अगर मान लिया किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर कैसा फोर्स एक्ट करे। देखो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, अगर मान लिया कोई जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा होता है, ठीक है, चाहे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, दोनों में ही हमारे पास इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा था। ठीक है, वो फोर्स हमने क्या निकाला था, दैट इज Q इंटू E। ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये रिलेशन निकाला था F इज इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हमारा एक मैग्नेटिक मतलब जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो तब क्या होगा। देखो हमारा, देखो हम ये मान लेते हैं कि हमने पहले ही क्या लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसके मान लिया इसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें मान लिया कि हमारे पास हमने एक चार्ज पार्टिकल क्यू रख दिया। पहले मान लिया कि रेस्ट में है, एट रेस्ट, पहले हमने माना कि रेस्ट है, कोई मोशन नहीं है। तो ये जो इसके ऊपर जो करंट, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो जो चार्ज पार्टिकल है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इस फोर्स के, इस चार्ज के ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कोई भी फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर क्योंकि चार्ज रेस्ट में है। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है उसकी v वेलोसिटी हमने दे दी, मान लिया वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो ये चार्ज पार्टिकल है ये जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इसकी वेलोसिटी v है, जिस डायरेक्शन में हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं ये उस डायरेक्शन में ना जाके, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, अपनी जो पोजीशन से जाके डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ से ये रीजन क्या है इसके डिफ्लेक्शन का, इसके डिफ्लेक्शन का रीजन क्या है, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था ना, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा था उसके ऊपर, ऐसा ही अब हमने किया मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ जब हमारा जो चार्ज पार्टिकल जो होता है मोशन में होता है तब उसके ऊपर एक्ट करता है, अगर वो रेस्ट में होता है तो उसके ऊपर एक्ट नहीं करता। तो इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमारे पास क्या लग रहा है, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि देखो यहाँ पे ये है ना चार्ज पार्टिकल था, अगर मान लिया ये इस डायरेक्शन में हम इसको मूव, जैसे इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के कारण इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगी, यानी ये जो करंट है अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा चारों तरफ और इस जो चार्ज है इसके ऊपर अपना मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये जो डिफ्लेक्शन होता है चार्ज पार्टिकल का अपनी जो ओरिजिनल वो है मोशन से, दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स। किसके कारण होता है ये, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम Fm से डिनोट करते हैं। क्लियर, अब देखो यहाँ से हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स आता है ना, मैग्नेटिक फोर्स वो हमारे पास दो चीजों के ऊपर डिपेंड मतलब परपेंडिकुलर होता है। एक तो हमारी वेलोसिटी ऑफ दी जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी, क्योंकि इस पे तो कोई डिफेक्ट होता ही नहीं ना इफेक्ट मैग्नेटिक फोर्स का जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है इफेक्ट जब हमारे पास चार्ज रेस्ट में भी हो मोशन भी हो, तब हम इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा, जब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो मोशन में। क्लियर, अब देखो तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है फर्स्ट तो हमारा परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के एंड सेकंड इज द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये बताएंगे अब कैसे आएगा, ये कैसे परपेंडिकुलर हो, इतना क्लियर हो गया। अब देखो अब हम करते हैं आगे। देखो हमारा जो Fm होता है ना, Fm मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। देखो यानी ये हमारा चार्ज पार्टिकल, ये हमारी वेलोसिटी और जो इनके ऊपर हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या रहता है, परपेंडिकुलर। क्लियर, और इनके बीच में देखो ये आ गया मान लिया। अब देखो मान लिया कि हमने, देखो यहाँ पे ये देखो इसका डायग्राम बनाते हैं एक अच्छा सा। देखो हमने मान लिया इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लिया मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। क्लियर, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर, अब देखो हमारा जो
मैग्नेटिक फोर्स होगा वो देखो यहाँ से जो हमें पता है, क्योंकि हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से हमने जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो हमारा ये होता है ना, तीनों फिंगर्स को हम क्या करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं। ये हमें फोर्स की डायरेक्शन बताता है, ये हमारा क्या होता है, वेलोसिटी बताता है ना, और ये हमें करंट बताता है। ठीक है, यही होता है ना, ये हम सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, सॉरी ठीक है, ये हमारा फोर्स होता है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और ये हमें वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी मतलब जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है, मतलब इस तरीके से। क्लियर, यानी इसमें हम क्या लगा के फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, दैट इज द जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। देखो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी, यानी इसके इस तरीके इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, है ना, ये देखो इस तरीके इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी और जो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर, तो यहाँ से अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे हम अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाए ना, तो अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो हमारा जो फोर्स बनेगा ना वो इस डायरेक्शन में बनेगा, दैट इज द जो है ये मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर, अब देखो हमने क्या लिखा था, दैट इज द क्यू बी बी, ये लिखा था। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है ये आपस में क्या है, जो फोर्स और जो भी वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से देखो हम इसको ऐसे, देखो इनके बीच में अब क्या होगा, ये वाला मैग्नेटिक फोर्स है, अब देखो इनके बीच में कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, ये वाला एंगल हम मान लेते हैं थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और बी के बीच में कुछ तो एंगल जरूर होगा, क्योंकि ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो वेलोसिटी हमारी इस तरफ है। देखो हम इसको 3D में नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि ये हमारा 2D है, तो 3D में यहाँ से देख लेंगे तो वेलोसिटी कुछ इसी तरीके से होगी। क्लियर, तो हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ से जो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे सोल्व करते हैं, दैट इज द क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, और थीटा वेयर थीटा इज द, हमारा थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन v एंड b, यानी जो हमारी वेलोसिटी होती है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उनके बीच में जो एंगल होता है वो हमें क्या बताता है, वो किन के बीच में होता है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, दैट इज द थीटा। ठीक है, ये जो थीटा एंगल है ये कितना होता है, 90 डिग्री, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो b और जो Fm है, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो वेलोसिटी ऑफ द स्पीड है, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज है, वो आपस में क्या रहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसलिए इनके बीच में एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Fm इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन 90, साइन 90 हमारा क्या होता है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज द क्यू बी बी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, दैट इज द क्यू बी बी। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। इनके जो एंगल होता है वो किस किस के बीच में होता है, मैग्नेट जो थीटा एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड एंड जो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में एंगल होता है। अब क्योंकि 2D में है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उसको हम म्यूचुअली मतलब 3D में दिखाएंगे, मतलब ये आपस में क्या रहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, तो इसलिए जो वेलोसिटी हो गई वो आपस में वो इनकी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी इनके बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या बनेगा, क्यू बी बी साइन 90, यानी साइन 90 हमारा 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा क्यू बी। ठीक है, ये होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो किन किन रीजनों के कारण जीरो हो सकता है, मतलब उनमें क्या क्या चीज जीरो रहेंगी जब हमारा मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। तो देखो Fm हमारा जीरो कब हो सकता है, Fm हमारा जीरो कब कब होगा, अगर मान लिया कि Fm हमारे पास क्या आया था, दैट इज द क्यू वी बी साइन 90, मतलब थीटा जो भी था। अब इसमें ये F जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है ये जीरो कब होगा, एक तो मान लिया कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है अगर हम न्यूट्रल ले लें उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, तो कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो यहाँ से अगर Q जीरो बनेगा तो ये पूरी टर्म जीरो बनेगी, तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक जो फोर्स है वो क्या रहेगा, जीरो। फर्स्ट केस तो हमारे पास ये आया कि जब हमारे पास ये है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कब कब जीरो, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या रहेगा कि चार्ज पार्टिकल अगर न्यूट्रल हो, कोई भी उसके ऊपर चार्ज एक्ट नहीं कर रहा हो, तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जीरो बनेगा।
सेकंड केस ये होगा कि अगर हमारे पास वेलोसिटी यानी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में नहीं हो, यानी चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट हो, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी जीरो, क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो चीज हो रही थी कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो भी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था, अगर मोशन में है तो भी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ कब लगेगा, जब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो किसमें, वो मोशन में। ठीक है, तो इस केस में भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स होगा वो क्या बनेगा, जीरो। ठीक है, अगर हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाए। थर्ड हमारा केस क्या बनेगा, दैट इज द बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो हो, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये पूरा ही जीरो, यानी मैग्नेटिक फोर्स ही एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं थीटा पे। देखो ये शुरू वाली तीन टर्म होगी क्यू वी बी, यानी क्यू जीरो होगा और जब हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तब भी कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और थर्ड केस था हमारा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया तो भी हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जीरो रहेगा। अब आते हैं हम थीटा के। देखो थीटा के अलग अलग केस होंगे। थीटा का देखो फोर्स, अगर मान लिया थीटा जीरो है, अगर देखो जीरो का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया कि हमारा इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा, ठीक है, यानी एक दूसरे के हम ऐसे कह सकते हैं कि v जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है और जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर एक दूसरे के पैरेलल आते हैं तब उनके बीच में एंगल तो कुछ होगा ही नहीं, एंगल नहीं होगा तो अगर थीटा जीरो है तो यहाँ पे यानी अगर साइन थीटा जीरो है तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से उस केस में भी मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो भी क्या बनेगा, जीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है अगर वो जीरो है और मतलब उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तब हमारा जो थीटा है वो जीरो बनेगा और उसमें हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सेकंड हमारा ये आ सकता है इसी में कि अगर मान लिया कि V और एंड B एंटी पैरेलल हो, और एंटी पैरेलल यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल तो हो लेकिन ऑपोजिट हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उनके बीच में एंगल 180 डिग्री हो। ठीक है, अगर मान लिया मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। देखो इस डायरेक्शन में अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और ये मान लिया वेलोसिटी तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, उस केस में भी हमारे पास जो है मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो जीरो बनेगा, क्योंकि यहाँ से साइन 180 बनेगा, साइन 180 जीरो होता है, तो ये पूरा हमारा मैग्नेटिक फोर्स जीरो। ठीक है, तो किन केस में हमारा मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, पहला तो हमारा क्या होगा कि अगर हमारे पास चार्ज जीरो यानी हम न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर ये एक्ट नहीं कर पा सकते, यानी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। सेकंड, अगर हमारे पास वेलोसिटी जीरो यानी हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो भी मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट नहीं करेगा। थर्ड हमारा क्या था, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो नहीं था। फोर्थ हमारा क्या था, इसमें दो केस बने थे, अगर थीटा जीरो आता है, थीटा जीरो कब हो सकता है, जब हमारे पास वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल हो यानी उनके बीच में एंगल क्या रहेगा, जीरो। एंगल जीरो है तो पूरा ही टर्म जीरो यानी एफ एम बी जीरो हो जाएगा। और यहाँ से इसमें थर्ड, इसमें सेकंड, इसमें क्या था कि वी एंड बी क्या हो, अगर एंटी पैरेलल। ठीक है, अगर इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल हो तब भी हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज होगी। अब देखो हमारे पास क्या बनेगा, अब हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। ठीक है, अब देखो अब हम क्या निकालेंगे कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आता है और किस तरीके से, मतलब उसमें सारी चीजें दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इसी तरीके से, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। देखो इसमें सारी चीजें दिखाएंगे कि कैसे बने। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया, क्लियर। मान लिया यहाँ पे हमारा कोई चार्ज है और उसकी वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है इसके परपेंडिकुलर होगी, मान लिया उसकी वेलोसिटी ये वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसको ये इसके पैरेलल यानी ये भी वेलोसिटी है और उसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है ना दो कंपोनेंट, इसके पैरेलल वाला होता है v cos थीटा और ये वाला बन जाएगा v sin थीटा। क्लियर, मान लिया हमारे पास ऐसे मान लेते हैं कि ना कोई चार्ज है उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, ये उसके पैरेलल वाली है, ये उसकी एंटी पैरेलल मतलब सॉरी परपेंडिकुलर। क्लियर, ये सारी चीजें। अब देखो अब जो हमारा मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो डेफिनेटली उसके ऊपर फोर्स तो डेफिनेटली लगेगा, तो क्या होएगा, जो चार्ज पार्टिकल है ना, देखो मैग्नेटिक
फील्ड की डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से जाता हुआ हमें दिखाई देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दिखाई देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा और वो अपने पॉइंट से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर मान लिया हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, अगर उसकी रियल जो मान लिया अगर उसकी रियल स्पीड मान लिया इस डायरेक्शन में थी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, उसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो मूव करने लग जाएगा। क्लियर? अब देखो ये हो गया। अब जो ये मैग्नेटिक मतलब जो चार्ज था, अब हमने क्या निकाला था, QVB, है ना। ये जो QVB था ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, मतलब उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अब देखो यहाँ पे बात आती है कि मान लिया कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड कहीं, अगर हम इसको देखो इसी तरीके से बनाए, देखो अगर मान लिया इस तरीके से बनाए, मान लिया यहाँ कहीं पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और मान लिया क्योंकि हमें पता है इसकी वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लिया कि ये मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर सेंटर में है और चार्ज इसके चारों तरफ, ये जो है मान लिया इस तरीके से, तो क्या होगा यहाँ पे, यानी एक तरीके से हमें चार्ज जो पार्टिकल है उसमें एक फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंटर की ओर वो फोर्स हमें लगता दिखाई देगा। क्लियर? यानी देखो इस डायरेक्शन में उसके ऊपर सेंटर के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूव in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field, then centripetal force is that is the mv square by r। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा सेंटर की ओर, यानी देखो तो हमने अभी अभी डायग्राम बनाया था ना, इसको हम उस डायग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, यानी हमें वो डायग्राम जो है उसको हम ऐसे लिख के यहाँ पे हम उसका सेंटर बना सकते हैं, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्यूवी भी निकाला था ना, हमने मैग्नेटिक जो फोर्स निकाला था दैट इज द mv स्क्वायर बाय r, ये हमने निकाला था। मान लिया अभी वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, उसके ऊपर चार्ज q था, वेलोसिटी v थी, और जो मैग्नेटिक फील्ड v था, और उस जो सर्कल जो हमने लिया था कुछ इस तरीके से, और उसकी रेडियस हमने मान ली स्मॉल r थी, कुछ इस तरीके से जो चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा था, वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड थी, यानी ये हो गया। यहाँ से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या बनेगी, v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम, यानी इतनी वेलोसिटी के साथ जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेगा। पहले हमने क्या लिया, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, चार्ज लिया, उसकी वेलोसिटी v थी, v वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, v sin थीटा एंड v cos थीटा। v cos थीटा इसके पैरेलल होगा, v sin थीटा हमें पता है हमेशा इसकी यही डायरेक्शन लेते हैं जो हमेशा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट दैट इज v sin थीटा, और यहाँ से हमें पता है कि चार्ज जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, और अगर हम मान ले कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में है, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल बनेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक जो फोर्स है इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, यानी v की इतनी वेलोसिटी के साथ जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारा मूव कर रहा होगा। ठीक है, और हमें पता है कि वेलोसिटी जो है अगर सर्कुलर मोशन में होती है, स्ट्रेट लाइन में तो हम वेलोसिटी लेते हैं, लेकिन अगर हमारा जो चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हम नॉर्मल नहीं ले सकते, उसकी वेलोसिटी हमने क्या लेनी पड़ेगी, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा हमारा क्या होता है, दैट इज द, तो यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा, दैट इज द, यहाँ से v कंपोनेंट जो हमने ये v कंपोनेंट कौन सा लेना है, जो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v sin थीटा इज इक्वल टू q b r बाय m, ये लिख सकते हैं क्योंकि हमें इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए।
तो यहाँ जाएगा v sin थीटा q b r बाय m। तो यहाँ से क्या आ जाएगा v sin थीटा बाय r, यानी ये हमारी क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी। देखो यहाँ से इसको कर दे रिमूव, ये रिमूव कर दे, देखो क्या बनेगा QVB। एक तो हमने क्या लिया था कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स था वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आ गया था mv²/r। हमने एक v से एक v कैंसिल करके हमने क्या निकाला था v इज इक्वल टू QBr/m, ये निकाला था, ठीक है। अब देखो हमें ये वाला क्या चाहिए, हमें ये जो हमारा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज द v sin थीटा। अब हमने देखा कि हमारा जो चार्ज है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता हुआ जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या करेगी एंगुलर वेलोसिटी एक्ट करेगी, सिंपल वेलोसिटी तो एक्ट करेगी नहीं, दैट इज जिसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, ठीक है। ओमेगा से डिनोट करेंगे, ओमेगा हमारी क्या होती है v sin थीटा, यानी जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू और बाय r, यही होती है ना परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय r, ये हमारी होती है एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर यहाँ। अब देखो यहाँ से हम v sin थीटा की वैल्यू रखते हैं, दैट इज द QBr/m, और ये आ जाएगा r से r कैंसिल, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा VQ/m। ये हमारी क्या आई है एंगुलर वेलोसिटी, यानी अगर हमारा चार्ज पार्टिकल जो है मूव कर रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी VQ/m। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं उसकी, ओमेगा था ना, ये ओमेगा हो गया ना, यहाँ से हम उसकी निकाल सकते हैं 2π, तो इस यहाँ से हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है म्यू, ठीक है। जो हमारी म्यू होती है फ्रीक्वेंसी वो हमारी क्या होती है ω/2π, ये होती है ना हमारी फ्रीक्वेंसी, है ना। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, दैट इज द म्यू इज इक्वल टू BQ/2πm, ये हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी, ठीक है। अगर ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई तो यहाँ से हम उसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड हमारा क्या होता है फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिट 1/μ, यानी 2πm/v2, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि अगर मान लिया मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हमारे पास चार्ज ये है, तो उस तरीके से सर्कुलर करता हुआ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को हमने सेंटर में माना, तो सारा का सारा जो मैग्नेटिक फोर्स है मान लिया वो सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंटर की ओर एक्ट करेगा, इसलिए हमने यहाँ से दोनों कंपोनेंट को इक्वल लिया, मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को। यहाँ से दोनों को इक्वल लेके v sin थीटा यानी इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमने ले लिया, यहाँ से हमने उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाली और हमने टाइम पीरियड निकाला, ठीक है। तो ये हमारा होता है मैग्नेटिक फोर्स, मतलब वो किस तरीके से एक्ट करता है, उसके ऊपर किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है। हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स किस किस पोजीशन में हमारे पास मतलब कंडीशन पे जीरो होता है, एक तो Q0 हो, V0 हो, मतलब B0 हो मैग्नेटिक फील्ड, और हमने थीटा पे देखा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने की। इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल भी करवा देते हैं, देखो इसके ऊपर, क्योंकि हमने रिलेशन निकाला है ना, इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, एक क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ से, देखो क्या आ जाएगा, ए बीम ऑफ आयंस, क्वेश्चन क्या है, ए बीम ऑफ आयंस, आयंस की बीम है कोई, ठीक है। ए बीम ऑफ आयंस विद ए वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, विद ए वेलोसिटी इज इक्वल टू कितनी है 2 × 10⁵ मीटर पर सेकंड इनवर्स, है ना, ये बनेगी। एंटर्स नॉर्मली इनको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रही है, एंटर्स इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.4 टेस्ला का, क्लियर। इफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ आयन, इफ स्पेसिफिक चार्ज यानी वो जो आयंस की बीम थी ना उसका जो चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ आयन इज कितना है 5 × 10⁻⁷ कूलम kg इनवर्स, ठीक है। ये है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। देखो वही बात आ गई, सर्कुलर पाथ वाली आ गई कि अगर मान लिया वो मूव कर रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये हमें करना है, क्लियर। अब देखो
अब क्या आएगा हमारे पास, देखो हमने क्या क्या देखा कि एक बीम ऑफ आयंस थी जिसकी वेलोसिटी इतनी थी और इतना मैग्नेटिक फील्ड था, चार्ज इतना था। क्लियर। अब देखो सारी चीजें लिख ले। वेलोसिटी कितनी है 2 इंटू 10⁵ मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.4 टेस्ला और चार्ज कितना है 5 इंटू 10⁻⁷। देखो हमने अभी अभी क्या रिलेशन निकाला था, दैट इज द QVB बाई MV स्क्वायर बाई R। डेफिनेटली अगर सर्कुलर पाथ में है तो उसका जो मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों को इक्वल लेंगे। तो यहाँ से एक V से भी हमारा कैंसिल होगा, तो हमारी रेडियस, क्योंकि हमें रेडियस ही तो चाहिए थी ना सर्कुलर की, तो हमने रेडियस अभी अभी निकाली थी, दैट इज क्या आ जाएगी यहाँ से रेडियस अगर निकालेंगे तो MV बाय QB, है ना, ये आ जाएगा। अब देखो हमारे पास सारी चीजें है ना, तो यहाँ से हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास लिख सकते हैं, मास ऑफ आयंस विद इतना किलो, ये मास होगा सर, ये चार्ज स्पेसिफिक चार्ज है ना। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सारा लिख सकते हैं ना। ये अगर यहाँ से मास हम क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आयंस है, इलेक्ट्रॉन मान लें, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन का मास लिखे हम 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी 2 इंटू 10⁻⁵। देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये थोड़ी मिस्टेक होगी यहाँ पे, देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि आयंस है यहाँ पे, है ना, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना। तो यहाँ से क्वेश्चन में देखो क्या है 5 इंटू 10⁻⁷ कूलम किलोग्राम। देखो यहाँ से बात आई कि यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज था वो दैट इज अ कूलम पर मास है, तो यानी यहाँ से Q बाई M हमें गिवन है, यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे Q बाई V बाई Q बाई M इंटू B, ये लिखेंगे, क्योंकि देखो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या है Q बाई M गिवन है ना। तो यहाँ से कूलम पर के जी इनवर्स है ना, तो यहाँ पे इसलिए Q बाई M है, तो इसलिए ये लिखेंगे, वो ये सब नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, आयंस गिवन है ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, वेलोसिटी कितनी गिवन है दैट इज 2 इंटू 10⁵। क्लियर। Q बाई M हमारे पास कितना गिवन है 5 इंटू 10⁻⁷, क्योंकि देखो कूलम पर केजी इनवर्स है ना, तो इसलिए यहाँ से ये आ रहा है। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना था 0.4 टेस्ला। इसको हम सोल्व कर लेंगे और ये हमारा, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर को हमें MV बाई QB और ये QVB इज इक्वल टू MV स्क्वायर बाई आर। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लोरेंट्ज फोर्स और उससे नेक्स्ट टॉपिक। ओके। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।